अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो पेपर पैटर्न पर बेस करेगा। पेपर पैटर्न ED7 या जो प्रीवियस नेम था इसका बीकॉम पार्ट 1 उसका हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू सरगोदा यूनिवर्सिटी। आज के लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज चैप्टर का क्या होगा और इस चैप्टर की वेटेज कितनी है कि क्या इसमें से क्वेश्चन मस्त आता है या नहीं आता। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो पेपर पैटर्न है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कितने परसेंटेज से आता है और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कितने परसेंट आता है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सरगोदा यूनिवर्सिटी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पेपर का पार्ट होते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या चॉइस होती है नहीं होती, क्या कोई कंपलसरी क्वेश्चन होता है पेपर का पार्ट या नहीं होता। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वेटेज है, यानी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास है ये 10 यहाँ पे गिवन है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है। अब इनमें से आप कितने टॉपिक्स डिस्कस करें, कितने टॉपिक्स आप प्रिपेयर करें कि आप पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो पेपर पैटर्न है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें क्या कोई मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। इसके अलावा जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है उसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, लाइक डेफिनेशंस, कि डेफिनेशंस पार्ट होती हैं या नहीं होती, और पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न होता है और सरगोदा यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न होता है। तो मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ पेपर पैटर्न, और जो हमारे पास सब्जेक्ट है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहला क्या है दैट इज़ जर्नल, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जो कैश बुक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद जो थर्ड है दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस तरह करते करते हम जो नेक्स्ट 10th पार्ट है दैट इज़ थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हम करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो मूव करते हैं पहले पेपर पैटर्न की तरफ, पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ। तो जो ED7 है उसमें हमारे पास जो पेपर पैटर्न है उसमें होता है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेटेज की। पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कितने होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और सरगोदा यूनिवर्सिटी के उसमें पेपर में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चंस 8 होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे। आपने अटेम्प्ट कितने करने, 5। उसमें कोई कंपलसरी क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती। कोई आपको ये नहीं बोला जाता कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है। कोई ऐसी लिमिट उसके अंदर डिस्कस नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें सरगोदा यूनिवर्सिटी की तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो टोटल क्वेश्चंस पेपर का पार्ट बनते हैं वो कितने होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस पेपर का पार्ट होंगे इन केस ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी, लेकिन 8 क्वेश्चन पेपर का पार्ट होता है इन केस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने अटेम्प्ट करने आपने, 5। और जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है उसके पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, आपने अटेम्प्ट करने 5। लेकिन एक इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन लिमिट लगा दी जाती है इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ डेफिनेशन, वो आपने हर हाल में अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, हर हाल में क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो बाकी रह जाते हैं 8 क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं इन केस ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी, और उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होता है, आपने वो करना ही करना होता है। बेशक वो आप स्टार्ट में करें या बेशक वो आप एंड में करें, लेकिन आपने हर हाल में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके बाद जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है उसमें आपने कितने करने होंगे, 4। इसका मतलब है कि आपने 5 क्वेश्चंस वहाँ पे भी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कितने में से, आउट ऑफ 9। और यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस में लिमिट है कि क्वेश्चन एक जो है यानी एक क्वेश्चन आउट ऑफ 9 जो होगा वो क्या होगा, आपने कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। और वो क्वेश्चन होगा कौन सा, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो नहीं होगा। और मोस्टली इन केस ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेशन दी जाती हैं। अब डेफिनेशन किस तरह की होंगी, इंतहाई सिंपल होती हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, ये अकाउंटिंग को डिफाइन करें,
लेजर को डिफाइन करें, जर्नल को डिफाइन करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को बताएं, या इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर होती है उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद ये पार्टनरशिप जो है उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, या जो पार्टनरशिप जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, क्योंकि हर एक डेफिनेशन 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, 2 मार्क्स की ईच डेफिनेशन है, इसलिए जो है आपको से सिंपल वो डेफिनेशन की बात करता है, बट इसकी बात नहीं करता कि बट इस पार्टनरशिप। अब बट इस पार्टनरशिप में आपने डिटेल लिखनी है थोड़ी सी, एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स आपको मेंशन करनी है। लेकिन जब बात आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में आपने सिंपल जो टू द पॉइंट आपने बात करनी है वो आपने उसके अंदर मेंशन कर देनी है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास हमने जो पहले डिस्कस की कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। इन केस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है, इन केस ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 है। यहाँ पर आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पर आपने 5 अटैम्प्ट करने, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है। इसके बाद जो होगा हर एक क्वेश्चन, बेशक वो सरगोदा यूनिवर्सिटी हो, बेशक वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। बेशक यहाँ पे बात कर लें या बेशक सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर की बात कर लें, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दैट इज इक्वल टू 100, तो मतलब पेपर आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं कि क्या नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, आपने पहले कौन सा टॉपिक पिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पिक करना है। इसके बाद जो वेटेज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो पेपर का पार्ट बनता ही बनता है लाजमी, और कौन सा ऐसा है कि वो मे बी और मे नॉट बी की बेसिस पर आता है। तो अगर हम बात करें कि बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी हो या बेशक सरगोदा यूनिवर्सिटी, तो उसमें चांस होता है एटलीस्ट 60% कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए। ठीक है, तो जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का अगर क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि बेस है आपकी, बिल्कुल बेसिक्स है, तो बेसिक्स आप लोग आईकॉम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो बेसिक का क्वेश्चन जो है मोस्टली अटैम्प्ट आपसे नहीं करवाया जाता, लेकिन इसकी जो रेशो है दैट इज़ एटलीस्ट 60%। ठीक है, तो ये है कि अगर मैं बात करूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इसकी रेशो एटलीस्ट 60% है, और यहाँ पर भी इसकी रेशो क्या होती है, 60% तक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये 2 टॉपिक्स हैं, कैश बुक इज डिफरेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस हमने बात की थी। जर्नल में क्या होता है, ये सिंपल आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स गिवन होती हैं, एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसकी आपने एंट्रीज पास करनी होती हैं। लेजर्स में क्या करना होता है कि जो सिमिलर टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं उनको आपने एक जगह मर्ज करना होता है, और जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आपने ये करना होता है कि जो लेजर्स के नेट बैलेंसेज हैं उनको आपने वहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। तमाम टाइटल ऑफ अकाउंट्स को आपने रिकॉर्ड करना होता है और देखना होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। इसके अलावा जो कैश बुक और यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो कैश बुक की जो वेटेज है मेरे मुताबिक एटलीस्ट 25 to 30% होती है। मतलब ये कि ना होने के बराबर है कि कैश बुक का क्वेश्चंस मैं बात करूं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से तो तकरीबन नहीं आता, तकरीबन अटैम्प्ट नहीं होता। और सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात करूं तो यहाँ पर भी वो क्वेश्चंस आपको पेपर का पार्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तो दिस इज 100%। ठीक है, अब 100% इसको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक पूरा एक चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो या तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा कैश बुक का। तो कैश बुक एटलीस्ट 25 to 30% ट्राई की जाती है, यानी पेपर का पार्ट बनती है। लेकिन जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये आपको 100% लिख लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी क्या होगी 100%, और यहाँ पे भी क्या होगी 100% टेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अगर मैं 5 स्टार्स दे दूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने मस्ट करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि जर्नल कैसे बनाते हैं, ये है कि जर्नल बनाएं, आपको एटलीस्ट 8 to 10 ट्रांजेक्शन्स की बनोगी, उनका आपने जर्नल बनाना होगा, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है अक्सर। एटलीस्ट अगर आपको मिनट्स हैं कि एक क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए अगर 45 मिनट्स हैं, तो इस क्वेश्चन पर आपसे 1.25 घंटा या घंटा भी आप कंज्यूम कर देते हैं, क्योंकि लेंथी होता है, काफ़ी लेंथी होता है। और अगर एक मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक की बेसिस पर आपको फिर पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको आपने देखना होता है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई।
ठीक है। और फिर अगर आपका पहले क्वेश्चन ही अगर ये गलत हो जाए या पहले क्वेश्चन में अगर आप फंस जाएं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको जो मोटिवेशन होती है, जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो अल्टीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कैश बुक और रिकन्सिलेशन। तो रिकन्सिलेशन की बात की हमने कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में दो बुक्स डिस्कस करते हैं, एक कैश बुक होती है और एक पासबुक। और जो कैश बुक है और पासबुक दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करती हैं। और जो कैश बुक है और जो पासबुक है इनके डिफरेंट बैलेंसेज होते हैं। अगर सिंपल बैलेंस की बात की जाए तो कैश बुक का सिंपल बैलेंस डेबिट होगा, पासबुक का सिंपल बैलेंस क्रेडिट होगा। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो आपके पास पासबुक होगी, जो बैंक स्टेटमेंट होगी, उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। अब इसके अलावा जो पासबुक होती है वो सिंपल आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है। और जो कैश बुक होती है वो इंडिविजुअल खुद अपने पास मेंटेन करता है। तो हम बात करते हैं इन केस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो आपने बहुत सारी एटलीस्ट 22 to 23 डिस्क्रिपेंसीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करना होता है, उन प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन लेना होता है ताकि एक बुक का बैलेंस दूसरी बुक के साथ मैच हो सके, इक्वल किया जा सके। ठीक है। तो रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों बुक्स के जो बैलेंसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट क्यों होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, उन डिस्क्रिपेंसीज को आपने रिमूव करना होता है। ठीक है। तो वो डिस्क्रिपेंसीज जब आप रिमूव कर देते हैं तो अल्टीमेटली आप जो बुक्स हैं दोनों वो रिकन्साइल हो जाती हैं। ठीक है। तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं और उनको हमने कैसे सेट ऑफ करना होता है, कैसे राइट ऑफ करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे, और अगर हम बात करें कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो रिवाइज कैश बुक के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप लोग अपनी बुक देखें जिसमें जो राइटर है उस बुक के सोहेल अफजल साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, उस बुक के जो एटलीस्ट 14 से अबव आगे के क्वेश्चन है, 14 से आगे और 22 तक, यानी 14 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आपके पास जो 17 से नेक्स्ट है, 17 से ऑनवर्ड है। तो 17 से ऑनवर्ड 22 तक आपके 5 to 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रिवाइज कैश बुक कैसे बनती है और रिवाइज कैश बुक की बेसिस पर आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फाइनल अकाउंट। ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट आपको पता है कि आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है, फर्स्ट ईयर में भी इसका क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है। अब थर्ड ईयर की अगर हम बात करें यानी ADC 1 की बात करें तो यहाँ पर भी मेरे मुताबिक और इवन कि आपके मुताबिक भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मस्ट होगा। बेशक वो सरगोदा यूनिवर्सिटी हो या बेशक वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर ये बेशक कोई भी बोर्ड हो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मस्ट होता है। ठीक है। इसकी भी जो परसेंटेज हम कर लेते हैं दैट इज़ 100% और 100%। और फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल है। यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट किस चीज़ से होता है, जर्नल से लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर आपने फाइनल अकाउंट को बनाना होता है। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आपने तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उस पर आपने तमाम डायरेक्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो नेट अमाउंट आती है, जो नेट बैलेंस आता है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट देखना होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको आपने लेके जाना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर ग्रॉस लॉस भी है तो उसको आपने ब्रॉड ऑन करना होता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर तमाम क्या होते हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज मूव करते हैं। और इसकी जो है नेट अमाउंट जो होता है या नेट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दैट इज़ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जो भी वैल्यू आती है उसको आपने मूव कराना होता है कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर अगर वो नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में वो ऐड होगा, अगर वो नेट लॉस है तो कैपिटल में से वो लेस हो जाएगा। और अल्टीमेटली फिर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी है, दोनों साइड्स आपने क्या करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पर इक्वल करनी है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जो है आपने हर हाल में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मुकम्मल करना है और फाइनल अकाउंट का कोई क्वेश्चन, कोई इसकी एडजस्टमेंट आपने इस किसी हाल में भी स्किप नहीं करनी। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट मतलब नहीं बन पाती, आप उनको एडजस्ट करते हैं। और हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट्स होंगी, हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक अदा नहीं किए, अदा करने हैं,
तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे इनको हमने रिकॉर्ड करना है कहाँ पर, जो भी कंसर्न अकाउंट होगा, जो भी कंसर्न एक्सपेंस होगा उसमें ये वैल्यू ऐड होगी और इसी को हम मूव करेंगे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी उसकी एक ट्रीटमेंट होगी बैलेंस शीट में किसी भी जगह पर और दूसरी ट्रीटमेंट होगी या तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके बाद जो फाइनल अकाउंट है उसके बाद हम जो बात करें दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड उठा के देख लें, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देख लें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मस्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने किसी भी सूरत में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन मिस नहीं करना। ये जो तरतीब वाइज लिखे हैं इसमें सिर्फ इस चीज़ को छोड़कर, क्योंकि बेस है, अगर ये चीज़ आपकी मतलब क्लियर नहीं है तो मतलब ना तो ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर, ना ये क्लियर, कुछ भी क्लियर आपका नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका हर हाल में प्रिपेयर होना चाहिए। अब इसकी वेटेज मेरे मुताबिक 60% है, लेकिन क्या है इसकी रीज़न ये है, इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा बिकॉज इसकी बेसिस पर तमाम अकाउंटिंग मूव करेगी। अगर आपको जर्नल नहीं आता, अगर आपको डेबिट क्रेडिट रूल नहीं पता जिसमें एसेट्स आपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ कैपिटल रेवेन्यू के बारे में बात करनी होती है, यानी हेड्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, अगर वो चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो अल्टीमेटली ये फाइनल अकाउंट की बातें, रिकन्सिलेशन की बात, कैश बुक की बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं करनी आती, आपने लेजर नहीं बनाना आता आपको, तो इसका मतलब है कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसी सूरत समझ नहीं आने वाला। अगर आपको दुरुस्त एंट्री नहीं आती तो उस दुरुस्त एंट्री में आप कैसे देखें कि एरर क्या है। आप तो खुद ही एरर कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सेल्स आपने की है, मिस्टर उस्मान को आपने सेल्स की है, अब मिस्टर उस्मान को आपने क्रेडिट पर सेल्स की 20,000 की, तो एंट्री जो पास होनी दैट इज मिस्टर उस्मान अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्या होगा क्रेडिट विद ₹20,000 विद ₹20,000। अब ये ओरिजिनल एंट्री है, आपने गलती से क्या कर दिया कि मिस्टर उस्मान अकाउंट में वैल्यू आपने 20,000 बजाय 10,000 रिकॉर्ड कर दी और सेल्स की जगह आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस। अब इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल एंट्री क्या थी, ओरिजिनल एंट्री आपकी थी मिस्टर उस्मान अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन मिस्टर उस्मान अकाउंट को आपने अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट एरर का मतलब क्या होता है कि आपने जो टोटल अकाउंट रिकॉर्ड किया उसमें जो वैल्यू रिकॉर्ड करनी थी उससे आपने कम रिकॉर्ड कर दी। इसका मतलब ये है कि जो अंडरकास्ट एरर है उसको हमने ठीक करना है। अब ये एरर मिस्टेक आ गई, इसको हमने रेक्टिफाई करना है। एक हमें ये पता चल गया। दूसरी बात क्या हुई कि आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी थी। सेल्स आपके पास नेचर वाइज रेवेन्यू होता है, जब इस पर हम डेबिट क्रेडिट रूल लगाएंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो रूल कहता है वो क्रेडिट होगा। आपने सेल्स को करना था क्रेडिट विद ₹20,000, लेकिन आपने सेल्स के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की, आपने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दी विद ₹20,000। अब ये दूसरा एरर हो गया। इसका मतलब ये कि हमने दो एरर्स को रेक्टिफाई करना है। एक एरर कौन सा कि मिस्टर उस्मान को आपने क्या कर दिया था डेबिट गलती से 10,000 से 20 से करना था, वो 10,000 से अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट एरर सेम साइड पे रेक्टिफाई होते हैं। इसका मतलब है कि मिस्टर उस्मान को आप 10,000 से फर्दर डेबिट करेंगे और जो परचेजेस अकाउंट है वो सिरे से रिकॉर्ड होनी नहीं थी। आपने तो सेल्स की थी तो परचेज रिकॉर्ड कर दी। अब परचेज को आपने इन टोटल रिमूव करना है, परचेज को आपने इन टोटल रिमूव करना है। तो इन टोटल रिमूव करने के लिए आप उसको मूव कराएंगे टुवार्ड्स ऑपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड। तो परचेज हो जाएगी मूव टुवर्ड्स क्रेडिट साइड विद ₹20,000 और सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं की इस तरह से, जबकि रिकॉर्ड सेल्स करनी थी तो आप सेल्स रिकॉर्ड कर दोगे। दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अंडरकास्ट एरर। इसका मतलब ये है कि सेल्स आपकी रिकॉर्ड करनी थी, आपने क्रेडिट आपने रिकॉर्ड नहीं की, आप रिकॉर्ड कर देंगे विद ₹20,000। जो परचेजेस हैं आपने रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड नहीं करनी थी, अब आपने रिमूव करना है, उसको ऑपोजिट साइड पर लेके जाएंगे विद ₹20,000। तो मतलब ये है कि मिस्टर उस्मान अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ, सेल्स अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हुई, परचेज 20,000 से क्रेडिट हुई। अब इसका मतलब है कि हमें पता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ मतलब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ आता है और कुछ ना कुछ आपसे जाता है। इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम भी, कि फॉर एवरी डेबिट साइड देयर मस्ट बी एन इक्वल क्रेडिट साइड। अब हमारे पास जो डेबिट साइड है उसमें मिस्टर उस्मान अकाउंट कितने से डेबिट हुआ 10,000 से, आपने सेल्स को 20,000 से क्रेडिट किया, आपने परचेजेस को 20,000 से क्रेडिट किया। इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट साइड विद ₹40,000 हो रही है क्रेडिट और डेबिट साइड में कितना रिकॉर्ड है 10,000। तो डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है विद ₹30,000, तो आप क्या करेंगे 30,000 सस्पेंस अकाउंट के साथ वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह की मतलब डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कोई ना कोई एरर आता है। तो अगर आपको ओरिजिनल एंट्री ही नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन तो आप कर ही नहीं सकते। तो
तो इसको करने के लिए यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन हर हाल में एकदम फिट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आता है तो रेक्टिफिकेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको भी वेटेज अगर हम कर लें, वेटेज करने लगें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कितना होगा 100%, यहाँ पे भी कितना होगा 100%। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इसमें दो पार्टीज होती हैं। इसमें क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं, एक ड्रार होता है और एक ड्राई होता है। जो ड्रार होता है वो क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, और जो ड्राई होता है वो बिल को एक्सेप्ट करता है, साइन करता है और रिटर्न कर देता है किसको, ड्रार को। अब रीजन क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करने की वजह क्या होती है कि एक बंदा क्रेडिट पर सेल कर रहा होता है और दूसरा बंदा क्रेडिट पर परचेजेस कर रहा होता है। अब जो ड्राई है वो क्रेडिट पर परचेजेस करता है, जो ड्रार है वो क्रेडिट पर सेल्स करता है। इसका मतलब ये है कि जो ड्रार है वो बिल ड्रॉ करेगा जितने की वो क्रेडिट पर सेल करेगा, और दूसरा जो ड्राई है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, एटलीस्ट हमारे पास 11 to 12 केसेस हैं जो हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसकी जो अकाउंटिंग है इंतहाई सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, हर बोर्ड में, या फिर जो यूनिवर्सिटी है, इवन की यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आपको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है इसकी वेटेज भी हमारे मुताबिक क्या होगी 100%। तो हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन ये जो सेकंड है, ये थर्ड वन, फोर्थ वन और फिफ्थ वन, अगर हम इनकी बात करें तो 40 मार्क्स हमें यहाँ से इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं। अगर हम ऊपर से लेके मतलब नीचे तक 10 तक चलें तो 40 मार्क्स तो हमने यहाँ से गेन कर लिए। अब हमें नेक्स्ट कितने चाहिए 60 मार्क्स, तो बल्कि नहीं हमें 80 मार्क्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए ना, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन तो मस्ट हमने यहाँ से कर लिए। इट मीन्स 80% हमने जो कोर्स है वो कर लिया है। और इसके बाद हमने फर्दर कितना रिमेनिंग है 20%। अब 20% कहाँ से करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपने ये देखना है कि इन क्वेश्चन में से आपने कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी ताकि आपके लिए पेपर करना आसान हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट्स की, पार्टनरशिप अकाउंट्स अक्सर यानी अगर बात करूं एटलीस्ट 70% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इसको स्किप करा देते हैं, पार्टनरशिप को डील ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि अच्छी खासी चॉइस होती है आपके पास, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। तो पार्टनरशिप का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जो कि सिंपल ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होता है या फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में होता है। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप अक्सर स्किप कर दी जाती है, लेकिन पेपर का पार्ट 100% होती है, पेपर का पार्ट 100% होती है। लेकिन क्या है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट बोर्ड इसको स्किप कर देते हैं कि क्योंकि बच्चा जो है बाकी जो पेपर है, मतलब जो पेपर जितना भी है उसमें उसको एटलीस्ट एक क्वेश्चन की चॉइस तो है, होती कितनी की 3 की है, लेकिन जो पार्टनरशिप है वो चॉइस पर छुड़वा दिया जाता है, ठीक है। और प्रिपरेशन किसकी करवाई जाती है, जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं। इसका मतलब है अगर हम परसेंटेज की बात करें कि यानी पेपर में ये क्वेश्चन कितने परसेंटेज से आ सकता है, जैसे हमने ये बात की कितने वेटेज है इसकी, तो वेटेज इसकी भी कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। तो वेटेज विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू इसकी भी क्या होगी 100% होगी, इसकी भी वेटेज क्या होगी 100% होगी। अब अगर जो है आप लोग ये पहले 6 चीज़ें कर लेते हैं तो पेपर आपका इजीली हो सकता है। पेपर आपका गारंटी से पास सिर्फ नहीं, आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स साथ पेपर अपना क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक पेपर को कर लें। अगर इन चीज़ों को सोचे भी नहीं, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की भी। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ अगर कोई भी स्टूडेंट ये फर्स्ट 6 जो है क्वेश्चंस ये अगर वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेता है तो गारंटी के साथ उसका पेपर क्वालिफाई या पास ही नहीं, अल्टीमेटली क्या होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा। लेकिन अगर हम बात करें सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आती है, हर डेफिनेशन 2 मार्क्स की होती है, ठीक है। और 10 डेफिनेशन आती है, एक क्वेश्चन का पार्ट होती है और 10 की 10 आपको करनी होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 डेफिनेशंस है तो 10 की 10 आपको हर हाल में करनी होगी, उसमें कोई आपको चॉइस गिवन नहीं होती, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की चॉइस आपको गिवन नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, तो उसमें ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, ये मस्ट होते हैं, आपने हर हाल में करने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लास से अगर ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपकी प्रिपेयर हैं तो बाकी को आपको देखने की ज़रूरत भी बिल्कुल
नहीं है, इजीली आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब जो नेक्स्ट कमिंग जो टॉपिक्स हैं, कमिंग जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, उसमें मे बी मे नॉट बी की बात होती है, उसमें मे बी मे नॉट की भी बात होती है। क्योंकि अब जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी 8 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 थ्योरेटिकल के आ जाते हैं, या कभी एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। अगर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए तो इसका मतलब ये है कि 6 क्वेश्चन कितने हो गए, कि मतलब आपके पास 5 तो ये क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन पक्के हो गए। अगर 2 थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितने हो गए, 7 हो गए। अब एक क्वेश्चन फर्दर कहाँ से आएगा, अब एक क्वेश्चन जो फर्दर आएगा या तो वो आएगा आपके पास कहाँ से, कि हमारे पास जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना होता है, और उसकी बेसिस पर आपने इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी ट्राई हो सकता है, या फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी ट्राई हो, या फिर पॉसिबिलिटी कि आपके पास ये क्वेश्चन भी ट्राई हो। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के 8 क्वेश्चन में से 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने रह गए, 6। इसका मतलब ये है कि अब जो 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पहले 5 तो यहाँ से आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो बाकी 6th क्वेश्चन होगा वो इन तीनों में से कोई नहीं एक होगा, या फिर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होगा। और वो जो आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरे चैप्टर में से, पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है। वो पार्टनरशिप का पार्ट भी बन सकता है, यानी इसमें से भी पूछ सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, यानी रेक्टिफिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं वो पूछ सकते हैं। कितनी तरह के जो एरर होता है वो पूछ सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कहीं से भी आ सकता है बुक में से, ठीक है। अगर हम बात करें फर्दर कि इसकी हमने बात कर ली कि इसकी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी 100 है, और विद रिस्पेक्ट टू सरगोदा यूनिवर्सिटी वो कितनी है, 100%। अगर हम बात करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी जिसको हम कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक, जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू आपने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करना है, और उसकी बेसिस पर आपने क्या बनानी होती है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो इसकी परसेंटेज जो है दैट इज ऑल्सो 70% कर लें, और यहाँ पर भी आप इसकी परसेंटेज कर लें 60%। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी परसेंटेज यहाँ पे आप लोग कर लें जी 80%, 70%। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल आपने बनाना होता है, ये भी सॉर्ट ऑफ जिस तरह फाइनल अकाउंट होता है ना, कि फाइनल अकाउंट में आपने क्या करना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना होता है कि जो नॉन प्रॉफिट द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NPO कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है। आपको रिसीट्स गिवन होती है, पेमेंट्स गिवन होती हैं, उनकी बेसिस पर आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और उसकी बेसिस पर आपने फिर क्या करना होता है, एक बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक है इसकी अगर हम वेटेज की बात करें, दैट इज 80% विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी एंड दैट इज 70% विद रिस्पेक्ट टू सरगोदा यूनिवर्सिटी। इस पर जो नेक्स्ट है दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की, अगर आपका पेपर बाकी बहुत टफ है, ये क्वेश्चन सारे यहाँ से आ गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ गए, और आपका पेपर बहुत टफ है, तो फिर इन 2 पोर्शन को स्किप करके डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। फिर कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, डेप्रिसिएशन से। फिर डेप्रिसिएशन के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि डेप्रिसिएशन आप 2 मेथड्स कर सकते हैं। करने के लिए तो एटलीस्ट 11 से 13 मेथड्स होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक का पार्ट है या आपकी जो पेपर का पार्ट है वो सिर्फ 2 हैं, जिसमें हमारे पास कौन से होते हैं मेनली, या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, या फिर क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और स्ट्रेट लाइन की भी 3 नाम है, और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसकी भी क्या होते हैं, 3 नाम होते हैं। वो तीनों नामों में से किसी नाम से भी आपसे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, कि या वो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर वो कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ जो कॉन्टिन्यूस मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर वो कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फाइंड करना है, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से फाइंड करें, या फिर क्या होगा आपका जो डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड है उससे फाइंड करें।
तो पहले 3 एक नाम हो गया, यानी एक हो गया हमारे पास, एक मेथड हो गया, और जो लास्ट के 3 नाम है वो हमारे पास दूसरा मेथड हो गया कि स्टर्लिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर कॉन्टिन्यूस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। इसको जो दूसरा मेथड है आपके पास, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होता है, उसके बाद आने वाली जो रेट होता है, आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं यानी कैरिंग वैल्यूज़ जिनको आप बुक वैल्यू कहते हैं, उन पर चार्ज होता है। और कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू क्या होती है, मैं प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो भी कॉस्ट प्राइस है एसेट की, उसमें से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं दैट वुड बी इक्वल टू कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले साल इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन रेट हमेशा चार्ज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद जो ईयर्स होते हैं हमेशा डेप्रिसिएशन रेट किस वैल्यू पे चार्ज होगा, कैरिंग वैल्यू पर। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ इन तमाम टॉपिक्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 60%, और यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन मोस्टली टेस्ट हो जाता है दैट इज 70%। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो इसमें होता है एटलीस्ट 40%, और यहाँ पर जो होता है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ 100%, और 100% में आप क्या करें, 100% और ऐड कर लें। अब 100 पे 100% और ऐड करने का मतलब ये है कि ये मोस्ट कंपल्सरी होता है, आपने हर हाल में करना ही करना होता है। अगर ये क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया इट मीन्स शायद पेपर आपका पास ना हो। बेशक आपने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर दिए, लेकिन जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको पेपर पास करने के चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो 100+100 का मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन भी करना है और उसको मस्ट करना है, आपने किसी सूरत उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। सबसे बेहतर हाल ये कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, 10 डेफिनेशन होंगी, 10 में से अगर आपको 2 आती हैं, 1 आती है, 4 आती हैं, 3 आती हैं, जितनी आती है एटलीस्ट वो कर दें, एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, बेहतर तरीका ये होता है कि आपकी भी लेटर स्टेजेस पर आपके पास प्रेशर होता है। ठीक है, आप पर प्रेशर आ जाता है तो आप क्या करें, स्टार्ट में इसको अटेम्प्ट करके साइड पे कर लें, जितनी डेफिनेशन आपको आती हैं वो लिखें, जो नहीं आती उनकी जगह स्पेस छोड़ दें। ठीक है, वहाँ पे हेडिंग लिख दें, नीचे स्पेस छोड़ दें, बाद में किसी भी टाइम शायद आपको याद आ जाए आप वहाँ पे इसको लिख दें। तो स्टार्ट वाला क्वेश्चन ये जो कंपलसरी है इसको आपने स्टार्ट में हर हाल में अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि टेस्ट होते हैं कहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, और डिफरेंट अगर हम बात करें आईकॉम के लेवल पर भी, तो आईकॉम के लेवल पर भी ये टॉपिक्स आपके डिस्कस होते हैं कहाँ पर, आईकॉम पार्ट 1 में, और आईकॉम पार्ट 2 में नहीं बल्कि आईकॉम पार्ट 1 में डिस्कस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट जो बीएस के लोग हैं, यानी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में से बीएस कर रहे होते हैं, बेशक बीएस वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में कर रहे हो, बेशक वो बीएस कर रहे हो क्या नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, या बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स, या डिफरेंट जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनमें की जो फर्स्ट 3 होते हैं, फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स होते हैं, उनमें भी तकरीबन क्या होते हैं, ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं। और जो फाइनल अकाउंट है वो तो किसी सेमेस्टर में जान छोड़ता ही नहीं है। इसके अलावा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ये भी क्या होता है, टेस्ट होता रहता है। इसके अलावा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये तकरीबन नहीं होता। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, क्योंकि उनमें जॉइंट वेंचर आ जाता है ना, जॉइंट वेंचर आ जाता है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ट्राई होता है, फाइनल अकाउंट ट्राई होता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ट्राई होती है। इसके अलावा ये चीज़ चलती रहती है, और इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये डिफरेंट बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको डील करते हैं। तो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मस्ट है उनके लिए, हर हाल में उनको करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल्स मस्ट होते हैं उनके लिए, कैश बुक रिकन्सिलेशन मस्ट होती है, फाइनल अकाउंट मस्ट होता है, इसके अलावा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ये मस्ट होता है, और पार्टनरशिप अकाउंट भी उनके लिए मस्ट होता है, एग्जैक्टली ये भी उनका पार्ट होता है। और इसके बाद जो डेप्रिसिएशन या प्रोविजन एंड रिजर्व्स है ये भी मस्ट होता है। बाकी जो आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, अदरवाइज टॉपिक्स उनकी भी तकरीबन सेम होते हैं। पैटर्न क्या होता है कि उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, जबकि एडीसी 1 या बीकॉम पार्ट 1 के लेवल पर कोई एमसीक्यूज़ नहीं होता। सारे के सारे क्या होते हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, बेशक वो थ्योरेटिकल है बेशक वो न्यूमेरिकल है, तमाम क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। या फिर इस तरह अक्सर होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आ गया।
अक्सर ये भी होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में या सरगोदा यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 की दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा दैट वुड बी आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स 10, और जो पार्ट बी होगा दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह ट्रीटमेंट होती है, इस तरह मतलब ये एक स्केड्यूल होता है जो कि बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी 1 के स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनमें से अगर कोई भी आपको क्लियर नहीं है कि मतलब क्या कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप काइंडली करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करें, अपना क्वेश्चन पोस्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर उसको हम एंटरटेन करेंगे, उसके ऊपर रिप्लाई देंगे आपको, और फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो आप कीजिएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा कमिंग हॉट टॉपिक है, जिसको हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट को, या फिर हम डिस्कस करेंगे कैश बुक और रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट को। लेकिन जो कमिंग लेक्चर है इसके बाद जो फर्दर लेक्चर्स होंगे वो किस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।